नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। जैसा कि हम लोग दोस्तों एनसीईआरटी निचोड़ जो सीरीज चला रहे हैं 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का, उसी क्रम में यह तीसरा वीडियो है। अगर आप लोगों ने दोस्तों अभी तक इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसको जा करके अवश्य देख लें, क्योंकि अगर वो दोनों वीडियो आप देख लेते हैं तो ये वाला वीडियो आपके लिए फिर अच्छा हो जाएगा। अच्छा कहने का मतलब है कि ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें, क्योंकि इसके जो पहले के क्वेश्चंस हैं उस वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इसको देख लीजिए। अगर इसे अभी देख रहे हैं तो इसको देखने के बाद उसे जा करके देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा दोस्तों। और मैं पहले ज्योग्राफी का पूरा करा दूं, उसके बाद फिर मैं हिस्ट्री और पॉलिटी, उसके बाद साइंस का भी मैं पूरा करा दूंगा। 1000 क्वेश्चन। आप लोग चिंता ना करिए। आप लोग बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, किसी की भी तैयारी करते हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मैं अब शुरू करता हूँ वीडियो को। पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है ना। तो ऑप्शन आपका देखिए, कुंचिकल जलप्रपात जो 455 मीटर है ऊंचा। यह है कहाँ में दोस्तों? शिमोगा जिले में, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात, पहला तो भैया कुंचिकल है 455 मीटर, दूसरा है आपका बरेही पानी जलप्रपात। ये आपका उड़ीसा में पड़ेगा और इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 399 मीटर ये ऊंचा है। कितनी ऊंचाई है? 399 मीटर। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा कि दूध सागर जलप्रपात गोवा में है और 310 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। अब बात करते हैं जोग या गरसोप्पा, है ना, इसे ही महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। तो यह है शिमोगा जिले में, कर्नाटक, जहां आपका कुंचिकल जलप्रपात था। कुंचिकल की जो है 455 मीटर है और जोग गरसोप्पा की है 253 मीटर, या कहीं 255 मीटर भी देता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का। भारत की मीठे पानी की प्रमुख झीलें, ध्यान दीजिए। अभी पूछ देगा ऑप्शन में कि निम्न में से कौन सी झील जो है वह मीठे पानी की झील नहीं है। तो ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत कर देंगे आंसर। आज ध्यान दे दीजिए, गलत नहीं होगा। तो मीठे पानी की झील कह रहा है, तो मीठे पानी की पहली वुल्लर झील है, डल झील है, भीमताल झील है, नैनीताल झील है, लोकटक झील है और बड़ा पानी झील है। देखिए दोस्तों, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर एकदम नहीं समझ में आए तो आप मान के चलिएगा कि जो झीलें लगभग समुद्र से सटी हुई नहीं हैं, वो लगभग झीलें जो हैं वो मीठे पानी की होंगी, और जो समुद्र से सटा होगा वो तो निश्चित ही खारे पानी का झील होगा, है ना। तो एक आध झील को छोड़ करके बाकी जो झील है जो समुद्र से लगा हुआ नहीं है वो मीठे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, अगर कभी फंस गए तब की मैं बता रहा हूँ, बाकी आप याद कर लीजिए इसको, है ना। देवर झील कहाँ में है दोस्तों? देखिए, तो देवर झील आप लोग राजस्थान का नाम सुने होंगे, है ना। राजस्थान में देवर झील है। अब इसका थोड़ा सा मैं बता दूं, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है ये देवर झील। अगर पूछ दे कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, तो आप आंसर कर देंगे देवर झील। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूपकुंड झील कहाँ में है? उत्तराखंड में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रूपकुंड कहाँ में है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आप लोग जानते हैं, है ना। उत्तराखंड कब अलग हुआ? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड जो है यह कब बना, इसका निर्माण कब हुआ? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कब बना, है ना। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो सांभर झील है। सांभर झील कहाँ में है दोस्तों? कमेंट करिए। कमेंट क्या करेंगे? सांभर झील आपका राजस्थान में है, मैं बता दे रहा हूं। भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील, पहला तो सांभर झील है और दूसरी सबसे बड़ी झील है पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी पुलिकट झील में आपका अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के लिए जो छोड़ा जाता है रॉकेट वगैरह, है ना, श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुलिकट झील में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुल्लर झील कौन सी परियोजना पर बनाई गई है? तो देखिए, वुल्लर झील जो है यह तुलबुल परियोजना पर बनाई गई है।
किस परियोजना पर बनाई गई है? तुलबुल परियोजना पर, ध्यान रखिएगा इस बात का। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर है, यह किस बांध से निर्मित है? तो यह भाखड़ा बांध से निर्मित है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों, जो क्वेश्चन सेट करता है उसे पता है कि अब भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील आप याद कर लिए हैं गोविंद सागर। अब वह ये पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर किस बांध पर निर्मित है, तो आप ऐसे में फंस जाएंगे। तो इसलिए मैं क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल स्टैंडर्ड लाया हूं कि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध। ठीक, याद रखिएगा इसका भी। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है ना। यह झील किस राज्य में है? जैसे अब पूछता था पहले कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, तो चोलामू आप लोग बता देते थे, है ना। लेकिन अब ये राज्य की बात पूछ दे तो सिक्किम आप आंसर कर दीजिएगा। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील दोस्तों तो लोकटक झील है, लोकटक झील है। और इसी झील में किबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क भी स्थित है। किस झील में? लोकटक झील में, ध्यान रखिएगा इस बात का। वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? तो वेलिंगटन द्वीप जो बेम्बरनाड झील केरल में है उसमें स्थित है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A इसी वेलिंगटन द्वीप पर आपको मिल जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा नदी है। 2525 यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब अगर दूसरी लंबी नदी की बात की जाए तो गोदावरी है जो 1465 किलोमीटर है। यह गोदावरी दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी में गिनती इसका होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण क्यों नहीं करती है? जैसे आप लोग तो जाने हैं कि नर्मदा ताप्ती जो है डेल्टा नहीं बनाती है, लेकिन क्यों नहीं बनाती है जरा आज इसको आप जान ले। क्योंकि यह नदी जो है वह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है और इसमें अवसाद का अभाव रहता है। भ्रंश घाटी का मतलब कि इसके इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़ है ना, तो बीच में जो है इसको गाद नहीं मिलता है, अवसाद नहीं मिलता है, ज़्यादा मिट्टी नहीं मिलता है। तो जब मिट्टी मिलेगा ही नहीं तो ये समुद्र में डेल्टा का निर्माण करने में असमर्थ हो जाएगा, अवसाद का अभाव होता है। आप इसका आंसर याद कर लीजिए। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है वह 2880 किलोमीटर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी भारत में कितनी दूरी तय करती है? तो 1114 किलोमीटर की दूरी जो है वह सिंधु नदी तय करती है। यह सबसे पश्चिमी नदी है दोस्तों, है ना, भारत में सबसे पश्चिम की ओर बहती है यह नदी, ध्यान दीजिएगा। गंडक नदी बिहार के किस जिले में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को। गंडक नदी बिहार के किस जिले में गंगा के मैदान में प्रवेश करती है? गंगा में प्रवेश नहीं पूछ रहा है, गंगा के मैदान में, है ना। तो चंपारण जिले में जो है वह गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। और अगर गंगा में पूछ दे कि कहाँ मिलते हैं तो सोनपुर में गंगा में यह नदी में मिल जाती है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक बार मार्ग बदलने वाली नदी का नाम कोसी नदी है, ध्यान दीजिएगा। बूढ़ी गंगा के भी नाम से जाना जाता है किस नदी को? तो गोदावरी नदी को दोस्तों बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम स्थल हिमालय से न होकर मैदानी भागों से है। गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम जो है वह हिमालय से न होकर मैदानी भागों से है और यह गंगा के उत्तर साइड में मिलती है। यह नदी का नाम है, क्या नाम है दोस्तों? यह नदी का नाम है गोमती, जो उत्तर प्रदेश पीलीभीत से निकलती है, ध्यान दीजिएगा। सोन नदी का उद्गम स्थल दोस्तों अमरकंटक पहाड़ी के उत्तरी साइड से है। यह अमरकंटक पहाड़ी है, इधर से निकलती है सोन, इधर से नर्मदा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है तो मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगडुंग, तो वहीं से निकलता है मानसरोवर झील के पास। गंडक नदी का निर्माण जो है वह दो धाराओं के मिलने से होता है। वह दो धाराएं जो है काली गंडक और त्रिशूल गंगा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पूर्ववर्ती नदियां कौन सी है? पूर्ववर्ती नदियां उसको कहते हैं दोस्तों जो हिमालय के उत्तर से निकल रही है, हिमालय के पहले से नदियां हैं, कहने का सीधा साधा मतलब यह है। तो गंगा आपका पूर्ववर्ती नदी में आ जाएगा, ब्रह्मपुत्र आ जाएगा पूर्ववर्ती नदी में, सिंधु आ जाएगा, सतलज आ जाएगा और कोसी भी आ जाएगा। बहुत सारे लोग कोसी को नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग गंगा को भी नहीं मानते हैं, लेकिन बुक्स में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि गंगा और कोसी दोनों जो हैं वह पूर्ववर्ती नदियां हैं, क्योंकि यह हिमालय से पहले की है और हिमालय को छेदते हुए यह पार होती है ना, तो ये पूर्ववर्ती नदियां हैं, ध्यान दीजिएगा। गिर अभयारण्य को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो गिर, पहले तो जान लीजिए कि गिर गुजरात में है ना।
एशियाई जो सिंह है यहाँ होता है ना। तो ये 1973 में दोस्तों इसको राष्ट्रीय उद्यान जो है वह घोषित कर दिया गया है। किस अभयारण्य को सिंहों का घर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। किस अभयारण्य को सिंहों का घर, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान को सिंहों का घर के रूप में जाना जाता है। बद्रीनाथ अभयारण्य कहाँ में है दोस्तों, तो बद्रीनाथ अभयारण्य जो है वह है उत्तराखंड में है। यह कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। अब एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, कस्तूरी मृग जो होता है यह नर जो मादा होता है, मादा के नाभि में ये होता है कस्तूरी मृग। कस्तूरी जो होता है यह मादा के नाभि में ही होता है और उसी को वह पूरे वन में तलाशते रहता है, जबकि होता उसके नाभि में ही है। तो अगला चलते हैं, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कब किया गया, तो आप ध्यान देंगे 5 अक्टूबर 2009 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कछुआ संरक्षण परियोजना का शुभारंभ जो है वह कब किया गया, तो 1975 में किया गया। और कहाँ से, तो भीतरकनिका अभयारण्य जो है, पूछ देता है कभी कभी कि भीतरकनिका अभयारण्य किस राज्य में है, तो ऐसे में इसका आंसर आप उड़ीसा याद रखेंगे, ध्यान देने की बात है ये। भारतीय वन सर्वेक्षण स्थापना जो है कब हुआ था, तो 1 जून 1981 को भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना हुई है। 1 जून 1981 को ध्यान देंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय जो है यह है देहरादून में है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ध्यान दीजिएगा। भारत में पहला वन सम्मेलन जो है यह नवंबर 2011 में किया गया। भारत में गैंडा परियोजना की बात की जाए तो 1987 में गैंडा परियोजना शुरू किया गया है। कत्था आप लोग जानते होंगे, कत्था जो है यह किस वृक्ष के लकड़ी से प्राप्त किया जाता है, तो यह खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है। कैसे याद रखिएगा, क्या के बाद आने वाला शब्द जो है वह ख है, क्या के बाद जो लेटर आता है वह ख है, तो क से कत्था, ख से खैर याद रखिएगा। राष्ट्रीय वन नीति भारत में पहली बार लागू हुई थी 1894 में। उस समय लॉर्ड एल्गिन द्वितीय वायसराय थे, है ना, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। 1894 राष्ट्रीय वन नीति। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार राष्ट्रीय वन नीति वो गुलाम भारत का था, अभी आजाद भारत का है, तो आजाद भारत में 1952 में वन नीति लागू हुआ। अब चलते हैं, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में संशोधन किस वर्ष किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1988। वर्ष 1988, 1952 में जो वन नीति आया इसमें संशोधन 1988 में किया गया। और वन संरक्षण अधिनियम, देखिए यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको कन्फ्यूजन मत पालिएगा। वन संरक्षण अधिनियम पूछे तो 1980 में, है ना, और यहाँ देख लीजिए राष्ट्रीय वन नीति पूछे तो 1952 में। ये वन संरक्षण मतलब वनों को बचाने के लिए ये शुरू किया गया था, ये वन नीति शुरू किया गया था। इसमें संशोधन 1988 में कर दिया गया था, लेकिन संशोधन से पहले ही यह वन संरक्षण नीति पारित किया गया था और इसमें भी संशोधन इसी वर्ष हुआ था, ध्यान दीजिएगा इस बात का। चिपको आंदोलन की शुरुआत, तो चिपको आंदोलन की शुरुआत दोस्तों 1972 में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चूंकि उत्तराखंड उस समय अलग नहीं था, उत्तर प्रदेश में ही था, तो लेकिन जो पार्टिकुलर वो स्थान है वह उत्तराखंड में फिलहाल है, तो मैं इसलिए उत्तराखंड भी इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। 1972 सुंदरलाल बहुगुणा इसके जो थे वह मतलब प्रणेता थे इसके। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह उत्तराखंड में देहरादून में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और अगर रेन फॉरेस्ट की बात की जाए तो रेन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वह जोरहाट राजस्थान में है। हिमालयन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट की बात की जाए तो यह शिमला में है ना, ध्यान दीजिएगा। देहरादून, जोरहाट राजस्थान और ये तीसरा शिमला हिमाचल प्रदेश, ध्यान दीजिएगा तीनों ये हिमालयन फॉरेस्ट की है बात कर रहे हैं। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान स्थित है अल्मोड़ा उत्तराखंड में, ध्यान दीजिएगा। देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर चिड़ियाघर कहाँ में है, आप बताइए कमेंट करके। अलीपुर चिड़ियाघर जो है 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। वाशिंगटन कन्वेंशन, ध्यान दीजिएगा इस बात का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। वाशिंगटन कन्वेंशन की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1973 में इसकी स्थापना तो हो गई, लेकिन यह जो है अस्तित्व में कब आया, तो अस्तित्व में आया वर्ष 1975 में। भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जो है इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों, तो 1986 में इसका, ध्यान दीजिएगा
1986 में। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है इसकी घोषणा कौन करता है कि यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनेगा? तो इसकी घोषणा जो करता है यह यूनेस्को करता है। कौन करता है? यूनेस्को। यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध करता है कौन? यही यूनेस्को करता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी 3 राज्यों में स्थित है दोस्तों। कौन कौन से 3 राज्य हैं देख लेते हैं। तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। सन 2000 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तमिलनाडु में। इसे 2001 में सूचीबद्ध किया गया है। अभी आप लोगों ने देखा ये नीलगिरी 2000 में और मन्नार की खाड़ी 2001 में। सुंदरबन जैव मंडल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सुंदरबन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। इसे भी 2001 में सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन, नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में है? तो नंदा देवी जैव मंडल जो है यह उत्तराखंड में है। ये 2004 में इसे सूचीबद्ध किया गया है। अगला, नोकरेक जो मेघालय में है दोस्तों, यह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो बात किया जा रहा है मेघालय में, और मेघालय में गारो हिल्स का भाग है। इसे यूनेस्को की सूची में शामिल 2009 में किया गया है। गारो हिल पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए मेघालय में 3 पहाड़ियां हैं, आप लोग जानते होंगे। एक है गारो, दूसरा है खासी और तीसरा है जयंतिया। तो पहला है गारो, दूसरा है खासी और तीसरा है जयंतिया। सबसे ऊंचाई खासी पर ही है और मासिनराम इसी पर स्थित है। यहीं सबसे ज़्यादा बारिश भी होती है। तो ये प्लस पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। इसे 2009 में सूचीबद्ध किया गया है। अब चलते हैं आगे। अचान कमार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये छत्तीसगढ़ में है। 2012 में इसे सूचीबद्ध किया गया। दंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र ये मिजोरम में है। ध्यान दीजिएगा, पूछता है दोस्तों। ये बिहार सब इंस्पेक्टर में बहुत बार पूछा जा चुका है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार। तो इसको आप स्टार लगा लीजिए अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं या बिहार पुलिस की भी तैयारी करते हैं तो, क्योंकि अभयारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से 2-3 क्वेश्चन सारे एग्जाम में, बिहार का कोई भी एग्जाम हो तो अवश्य पूछा जाता है। इसको आप स्टार कर लीजिएगा, बात मान लीजिए मेरी। मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वह आसाम में है, ध्यान दीजिएगा। अब चले, पद्मजा नायडू हिमालयन उद्यान कहाँ में है? तो यह पश्चिम बंगाल में है। पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल में है, ध्यान दीजिएगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? तो यह राजस्थान में है। सुल्तानपुर उद्यान कहाँ में है? तो यह हरियाणा में है। और काजीरंगा आपका आसाम में है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र तो ये पोर्ट ब्लेयर में है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, पोर्ट ब्लेयर में है। शीत मरुस्थल किस राज्य में है भैया? तो शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश में है सर। कच्छ का रण किस राज्य में है? तो कच्छ का रण जो है यह गुजरात में है। दलदल आपको मिल जाएगा कच्छ के रण में। अगस्तमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है यह तमिलनाडु में है और इसे अभी हाल ही में मतलब 2016 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। बाल पक्रम, इसको स्टार कर लीजिए आप, इसको स्टार कर लीजिए, पूछा हुआ है क्वेश्चन। बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान तो यह भी मेघालय में है और गारो हिल्स पर स्थित है। आपको बता दिए हैं कि गारो पहला है, खासी दूसरा है और मेघालय जो गारो, खासी और जयंतिया तीसरा है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा ये बात, इस बात का। अब चलते हैं आगे दोस्तों। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप आंसर कर देंगे मुंबई। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों? तो आप आंसर कर देंगे मुंबई। मुंबई, ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब चलते हैं आगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वह उत्तराखंड में स्थित है, इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो यह चामोली उत्तराखंड, फूल चमेली का होता है तो याद कर लीजिएगा फूलों की घाटी चामोली, है ना। गोरुमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह पश्चिम बंगाल में है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उत्तर प्रदेश लखीमपुर खीरी। अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो यह तमिलनाडु कोयम्बटूर में है। और डजट राष्ट्रीय उद्यान, तो डजट मत मरुस्थल को कह रहे हैं, है ना, तो मरुस्थल आपका राजस्थान हो जाएगा।
सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 मई को। कब मनाया जाता है? 12 मई को। अब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कै जून को? बताइए। 5 जून को मनाया जाता है। मनाया जाता है कि नहीं मनाया जाता है? मनाया जाता है। और विश्व महासागर दिवस, महासागर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो महासागर दिवस आपका 8 जून को मना लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस, तो यह 11 जुलाई को मना लिया जाता है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बात की जाए तो 28 फरवरी। विश्व बाघ दिवस तो 29 जुलाई, यानी 29 जुलाई यानी कब? जुलाई में 29 तारीख को। और कब? विश्व ओजोन दिवस, तो ओजोन दिवस 16 सितंबर। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है ये। विश्व वन्य जीव दिवस, अच्छा ये पहले मैं बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिवस दिखे हैं, क्योंकि यह जैव मंडल जैव विविधता से संबंधित है, तो ये सारे दिवस इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा सारे के सारे। अब चलते हैं आगे। विश्व वन्य जीव दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो यह अक्टूबर में मनाया जाता है। और कितने अक्टूबर को? तो यह 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यह 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य दिवस जो है वह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस जो है वह 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और तंबाकू मुक्ति की बात की जाए तो 31 मई को तंबाकू मुक्ति दिवस जो है वह मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस आप लोग जानते हैं 22 मई। मगरमच्छ परियोजना जो है 1974 में शुरू की गई थी। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में आप लोगों ने अभी पढ़ा है। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु में है। चंबल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ में है? तो यह राजस्थान में है, ध्यान दीजिएगा। गिद्धों के संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो सेव नामक कार्यक्रम जो है यह गिद्धों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। अब आगे चलते हैं इसी में। गरीबों की गाय किस जानवर को कहा जाता है? तो गरीबों की गाय जो है वह बकरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बकरी को, ध्यान दीजिएगा। विश्व में सर्वाधिक मवेशी किस देश में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले भारत में, फिर ब्राजील में और तीसरे नंबर पर चीन में पाए जाते हैं। देश में पशुओं की गणना सर्वप्रथम 1919 में 5 वर्षों के अंतराल पर होती थी, 1919 से। गाय की प्रमुख नस्लें, देखिए बिहार दरोगा या बिहार पुलिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। नस्ल पूछता है, जैसे पिछली बार पूछा था निमाड़ी किसकी नस्ल है, तो बहुत सारे लोगों ने भेड़ लगाया था। अब बताइए भेड़ का है कि गाय का? गाय का है ना जी, तो भेड़ का है लगा दिए थे। तो देखिए ध्यान दीजिए, गाय की प्रमुख नस्लें निमाड़ी हो गया, नागौरी, देखिए गौ में आप गाय याद करिए, गौ से। कृष्णा घाटी, कृष्ण जी भी गाय चराते थे, है ना। साहिवाल तो बच्चे जानते हैं। कांकरेज भी बिहार दरोगा में पूछा हुआ था सेकंड शिफ्ट में, तो ये गाय की नस्ल है। और लाल सिंधी भी गाय की नस्ल है। गंगा तीरी गाय की नस्ल है। अमृत महल गाय की नस्ल है। गाय का दूध अमृत होता है, तो अमृत ऐसे करके आप याद रखिएगा। अब चलते हैं बकरी की प्रमुख नस्लें। पश्मीना बकरी की प्रमुख नस्ल, जमुनापारी प्रमुख नस्ल, चंबा गद्दी, ये तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, है ना। तीनों क्या क्या है? पश्मीना, जमुनापारी और चंबा गद्दी, तीनों याद कर लीजिए। भैंस की प्रमुख नस्लें कौन कौन सी है? तो ध्यान दीजिए, सुरती, कालाहांडी, देखिए अभी मैं बता देता हूँ। जाफराबादी, मुर्रा वेरी फेमस है ये, नीली रावी, नागपुरी, भदौरी, सुरती और कालाहाड़ी, ये सारी भैंस की नस्लें हैं। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाली जो गाय है उसकी नस्ल का नाम क्या है? तो उसकी नस्ल का नाम है होस्टिन फ्रीसियन। होस्टिन फ्रीसियन या फ्रीजियन कहीं मिल जाएगा आपको, देखिए आपको मिल जाएगा फ्रीजियन मिल जाएगा या फ्रीसियन मिल जाएगा, एक ही है दोनों, कोई दिक्कत नहीं। विश्व में पहली भैंस क्लोन कैसे बनता है दोस्तों, आप लोगों को पता है? आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, नहीं तो मैं अगले वीडियो में पूरी डिटेल में बता दूंगा इसके बारे में। तो विश्व में पहली भैंस क्लोन जो है, क्लोन बना था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम रखा था गरिमा नाम था। और क्लोन से जो बच्चा उत्पन्न हुआ था उसका नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, फिर मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा डिटेल में। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई है 1970 में, 1970 से 81 तक चला। दूसरा फिर 81 में शुरू हुआ, 81 से 85 तक चला। और तीसरा 85 में शुरू हुआ और 85 से कब तक चला?
कमेंट कर दीजिए कब तक चला है ना। तो राष्ट्रीय डेयरी योजना जो है उसकी शुरुआत 6 मई 2012 को, 6 मई कब हुआ? 2012 को। केंद्रीय भेड़ प्रजनन संस्थान कहाँ में है? तो ये हरियाणा के हिसार में है, ध्यान दीजिएगा। ऊन जिसका आप लोग स्वेटर बना के पहनते हैं, ऊन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध बकरी जो है किस नस्ल की बकरी है ना? तो पश्मीना नस्ल की बकरी ऊन के लिए प्रसिद्ध है। बकरी अनुसंधान केंद्र मथुरा में है। अंगोरा एक ऊन होता है दोस्तों, कीमती होता है, तो यह प्राप्त होता है खरगोश से, खरगोश के बाल से बनाया जाता है। प्रोटीन का सबसे सस्ता स्रोत जो है वह मुर्गी का अंडा है। भैया 6 रुपये में आप इतना सारा 10 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है, 8 ग्राम, तो इतना सस्ता कहाँ मिलेगा, है ना? मुर्गी सबसे सस्ता स्रोत मुर्गी का अंडा। सबसे बड़ा समुद्री मछली उत्पादक राज्य, ध्यान दीजिए कंफ्यूज नहीं होना है। समुद्री मछली उत्पादन राज्य तो गुजरात, और झींगा मछली उत्पादन राज्य तो आंध्र प्रदेश, है ना? और खाली मछली उत्पादन राज्य जैसे तालाब नदी मिला करके, समुद्र तालाब नदी मिला करके, तो पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। चक्रवात होते हैं भैया, चक्रवात के केंद्र में होता है कम वायुदाब, तभी बाहर से हवाएं अंदर की ओर घुसती हैं, है ना? चक्रवात में। और प्रति चक्रवात में होता है उच्च वायुदाब, तो इधर से इधर हवाएं जाती हैं, अंदर से बाहर की ओर, इसका ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न चक्रवात को क्या कहते हैं? तो भैया उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्क और मकर के बीच के जो क्षेत्र है उसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। विली विली का संबंध, चक्रवात है विली विली, बिलाई मत समझ लीजिएगा। तो विली विली जो है यह ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। यूएसए में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है हरिकेन। क्या कहा जाता है? हरिकेन, याद रखिएगा। जापान में इन उष्णकटिबंधीय चक्रवात को टाइफू, जापान में टाइफू, और चीन और फिनलैंड में जो है वह टाइफून कहा जाता है। चीन में क्या कहा जाता है? टाइफून, ध्यान दीजिएगा, चीन में टाइफून कहा जाता है। प्रभाव की दृष्टि से सबसे प्रलयकारी चक्रवात मतलब सबसे भयंकर कौन होता है? टार्नेडो, याद रखिएगा। भारत का सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र, तो यह पूर्वी तट, भारत का जो पूर्वी तट है उड़ीसा आंध्र प्रदेश वाला, इधर ज़्यादा मेन उड़ीसा ही सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उसमें है ना, नुकसान हो जाता है उड़ीसा को ही ज़्यादा। ज्वालामुखी उद्गार देखे जाते हैं भैया, कब देखे जाते हैं? जब मैग्मा में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? सिलिका की मात्रा बढ़ जाती है, तो ज्वालामुखी में उद्गार देखने को मिल जाता है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी तो वैरन ज्वालामुखी अंडमान सागर में है। किसी प्रदेश के वायुमंडल में रेडान गैस का बढ़ जाना भूकंप आने का संकेत होता है, ध्यान दीजिएगा। वह स्थान जहां से सबसे पहले भूकंप लहरों का अनुभव किया जाता है इपिक सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिक सेंटर, ध्यान दीजिएगा। सामान्य भूकंप की तीव्रता को मिलाने वाली जो रेखा है क्या कहलाती है? तो उस रेखा को आइसोसिस्मल लाइन कहते हैं, है ना। एक ही समय पर आने वाली भूकंप के क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को होमोसिस्मल लाइन कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे पटना में भी आया उसी समय और दिल्ली में भी आया उसी समय, तो जो पटना और दिल्ली को जो रेखा मिलाएगी उस रेखा को होमोसिस्मल लाइन कह देंगे, है ना। भूकंप दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील भारत का क्षेत्र तो हिमालय का पर्वतीय भाग एवं उत्तर का मैदानी भाग, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश और बिहार भी शामिल हो जाएगा। कच्छ के भुज में भूकंप एक बार आया था, बहुत भयानक। कब आया था? तो 2001 में आया था। रिंग्स ऑफ फायर स्थित है प्रशांत महासागर में, इंडोनेशिया के आसपास, ये आपको देखने को मिल जाएगा। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को MIC मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस था उसका रिसाव हुआ था। ये किस फैक्ट्री में रिसाव हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रिसाव हुआ था। तो ये बहुत भयंकर रिसाव हुआ था। और एक हुआ था चेरनेबिल परमाणु आपदा आपका यूक्रेन में। इसमें क्या हुआ था? कमेंट कर दीजिए, आप बताइए। इसमें छत गल गया था, इतना भयानक ये हुआ था। आपदा उपकरण लगाने वाला पहला राज्य तो आपदा उपकरण नहीं है, आपदा उपकर है। कर मतलब टैक्स, कर मतलब टैक्स। आपदा उप टैक्स लगाने वाला राज्य है केरल। पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहते हैं असम को, प्रहरी का काम करता है ये।
प्राचीन में इस राज्य को दक्षिण कोसल भी कहा जाता था। किस राज्य को? छत्तीसगढ़ जो अभी वर्तमान है, इसे पहले दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। अब ये मत कहिए कि उस समय छत्तीसगढ़ था क्या, अभी का मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उसे। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो गुजरात। पचरंगा अचार प्रसिद्ध है हरियाणा में, ध्यान दीजिएगा। पचरंगा अचार कहाँ प्रसिद्ध है? हरियाणा में। एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र जो है वह शिव समुद्र संयंत्र है, एशिया का ही पहला है। यह कब बना था? 1902 में। कमेंट कर दीजिएगा कब बना था, 1902 में बना था कि कब बना था, कमेंट कर दीजिएगा, है ना। शिव समुद्र जो है वह कब बना था, कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब अगला क्वेश्चन, स्लेश एंड वर्ण खेती प्रचलित है। स्लेश एंड वर्ण खेती प्रचलित है नागालैंड, इसे झूम खेती के भी नाम से जाना जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में? तो यह नागालैंड में आपको देखने को मिल जाएगा अमूमन, है ना। इसमें होता क्या है कि पर्यटन विभाग द्वारा दिसंबर के महीने में मनाया जाता है यह त्यौहार। भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य कौन सा है? तो यह सिक्किम को पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया। हल्दिया तेल शोधक कारखाना जो है वह पश्चिम बंगाल में है, ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। नूनमती तेल शोधक कारखाना असम में आपका है। सब दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब के सब आप प्रीवियस ईयर उठा कर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। बोंगाई गांव में पूछा, बोंगाई गांव और नुमालीगढ़ भी असम में ही स्थित है, ध्यान दीजिएगा। बोंगाई गांव और नुमालीगढ़ भी कहाँ स्थित है? असम में ही स्थित है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में है? तो कोयली तेल शोधक कारखाना गुजरात में है, ध्यान दीजिएगा। ताती पाका तेल शोधक कारखाना जो है, ताती पाका तेल शोधक कारखाना जो है वह आंध्र प्रदेश में है। रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, ध्यान देंगे आप लोग इसका। और तलचर संबलपुर ईब घाटी कोयला क्षेत्र जो है यह उड़ीसा में है। कहाँ में है? उड़ीसा में, ध्यान दीजिएगा इसका। उमरिया और सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? तो एमपी में है ना। कहाँ में है? एमपी में। सोनहट, कोरबा, सुहागपुर ये तीनों कोयला क्षेत्र जो है यह छत्तीसगढ़ में है। सिंगरैनी कोयला क्षेत्र आपका तेलंगाना में है। सिंगरैली नहीं कह रहे, सिंगरैनी, ध्यान दीजिएगा। वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र आपका महाराष्ट्र में मिल जाएगा। फराक्का ताप विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा पश्चिम बंगाल में। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी है आपका राजस्थान में, ध्यान दीजिएगा, है ना। टंगस्टन हेतु प्रसिद्ध दोगाना खान जो है वह राजस्थान में है। नेवेली लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है, तमिलनाडु में है। एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध रत्नागिरी आपका महाराष्ट्र में है। एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध सलेम वह तमिलनाडु में है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र फतेहाबाद हरियाणा में है और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र रावत भाटा राजस्थान में है, ध्यान दीजिएगा। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र तारापुर और जैतापुर महाराष्ट्र में है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र कैगा जो है वह कर्नाटक में है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र कल्पक्कम और कुडनकुलम यह दोनों जो है तमिलनाडु में है। परमाणु क्षेत्र कैबड़ा आपका आंध्र प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है, बिहार सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है। परमाणु क्षेत्र नरौरा उत्तर प्रदेश में है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र रामनगर उत्तर प्रदेश और नैनी फिरोजाबाद यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ध्यान रखिएगा। बेलगछिया सीसा के लिए प्रसिद्ध है भैया पश्चिम बंगाल में। कोयली और अलंकेश्वर तेल क्षेत्र है, यह गुजरात में है। बीना तेल शोधक क्षेत्र जो है वह मध्य प्रदेश में है। रूपनगर प्रसिद्ध है ताप विद्युत के लिए पंजाब में। और भुसावल ताप विद्युत क्षेत्र किस राज्य में है? तो भुसावल आपका महाराष्ट्र में है। नेवेली ताप विद्युत क्षेत्र यह आपका तमिलनाडु में है। तलचर तथा वाली मिला ताप विद्युत क्षेत्र उड़ीसा में है। रामगुंडम ताप विद्युत क्षेत्र तेलंगाना में है और रामगुंडम उर्वरक क्षेत्र भी तेलंगाना में ही है। बॉक्साइड हेतु प्रसिद्ध क्षेत्र जो लोहरदग्गा किस राज्य में है? तो लोहरदग्गा आपका झारखंड में है। बैलाडीला किस राज्य में है? तो बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। मयूरभंज जो है हेमेटाइट के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा में है। और सुखना झील कहाँ में है दोस्तों? तो सुखना झील चंडीगढ़ में है। कामरूप किस लिए प्रसिद्ध है? तो ताप विद्युत के लिए आसाम में। और नांगल किस लिए प्रसिद्ध है? उर्वरक हेतु पंजाब में। ये पूछा गया है बिहार दरोगा मेंस में, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का भी। फूलपुर किस लिए प्रसिद्ध है? यूपी में है और उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर किस लिए प्रसिद्ध है? तो जैसलमेर पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है जो कि राजस्थान में है। सिंदरी प्रसिद्ध है उर्वरक के लिए, आपके झारखंड में है। मूरी प्रसिद्ध है किस लिए? कमेंट कर दीजिए। मूरी प्रसिद्ध है एल्युमिनियम के लिए और झारखंड में है। मूरी किस लिए प्रसिद्ध है? एल्युमिनियम, झारखंड, ठीक ना, ध्यान रखिएगा इस बात का।
बर्नपुर किस लिए प्रसिद्ध है? तो उर्वरक के लिए। पश्चिम बंगाल में ध्यान दीजिएगा। डाल्टनगंज किस लिए प्रसिद्ध है? तो मैग्नेटाइट के लिए। झारखंड में छोटा उदयपुर मैग्नीज हेतु प्रसिद्ध है। किस राज्य में है? तो यह है गुजरात में। रेणुकूट किस लिए प्रसिद्ध है? तो एल्युमिनियम के लिए, यह उत्तर प्रदेश में है। और नुमालीगढ़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाना असम में है। NHI की स्थापना जो है वह कब की गई? तो 1995 में। NHI सड़क निर्माण करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया है ना। उत्तर दक्षिण गलियारा एक दूसरे को जोड़ता है, लद्दाख जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, है ना। और पूरा पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर से पोरबंदर, है ना। और ये दोनों एक दूसरे को काटते कहाँ हैं? तो झांसी में काटते हैं। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। कै किलोमीटर? तो 302 किलोमीटर। मेकांग गंगा सहयोग में कौन कौन से देश हैं शामिल? तो ध्यान दीजिएगा, म्यांमार, भारत, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। ध्यान दीजिएगा। कोंकण रेलवे का निर्माण जो है 1998 में हुआ और रोहा से मंगलुरु तक ये कोंकण रेलवे कहलाता है। विश्व की पहली ग्रीन मेट्रो दिल्ली मेट्रो और त्रिनेत्र प्रणाली का संबंध है रेल दुर्घटना को रोकने से। जैव विविधता की थीम कौन घोषित करता है दोस्तों? तो इसकी थीम जो है UNO घोषित करता है। तो ये लगभग 200 प्लस क्वेश्चंस थे दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। आप चाहे किसी चीज़ का भी एग्जाम कर रहे हो, क्योंकि देखिए एग्जाम किसी का भी हो, ज्योग्राफी का 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ऐसे में मैं NCERT से लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है को लेकर आया हूं। तो इसको अच्छे से देखें। अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम पाठशाला विद के है। अगर उसका लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके आप PDF को बिल्कुल निःशुल्क आप डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हैं। आप उसको फोटोकॉपी निकलवा करके आप कहीं पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। उसका आप जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, उस पर कोई कॉपीराइट नहीं है और कहीं भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इतनी सारी बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।